टॉपिक है बिहार का आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो प्रवेश है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बिहार लोक सेवा आयोग 1632 ईस्वी के विकल्प को सही मानता है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अगर बात करें तो 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 ईस्वी दिया गया है। वर्तमान जो पटना कॉलेज और कलेक्ट्रिएट है, ये डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। 1760 ईस्वी में मिर्जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मिर्जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1763 मीर कासिम को एडमस थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में? कटवा के युद्ध में। इसके बाद गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से जो है पराजित हो गई। किससे? मेजर हेक्टर मुनरो से। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। जो प्रमुख विद्रोह है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलायु के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760 से 1761 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ। वहाबी आंदोलन, याद रखिएगा, वहाबी जो आंदोलन है इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके बाद फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता थे और पटना इसका केंद्र था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 ईस्वी में इसके स्थान पर यानी पीतल के स्थान पे मिट्टी का बर्तन दिए गए, जिसे लोटा विद्रोह कहते हैं। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने और तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी। नोनिया चोरी और गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिसे इसे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का जो है शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है वर्ष, विद्रोह, प्रमुख क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता और विशेषताएं दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा विद्रोह, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इस विद्रोह का विशेषताएं क्या थी। देखिए, 1767 से 77 के बीच जो है ढाल विद्रोह हुआ। प्रमुख क्षेत्र था सिंहभूम। नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा राजा जगन्नाथ ढाल थे। इसके बाद 1769 से 1805 ईस्वी के बीच चुआर विद्रोह हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और जगन्नाथ पातर आदि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 1771-72 के बीच जो है चेरो विद्रोह होता है और प्रमुख क्षेत्र पलामू है और नेतृत्वकर्ता कौन थे? चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह, याद रखिएगा। इसके बाद है 1772 से 82 के बीच पहाड़िया विद्रोह होता है, जिसके प्रमुख क्षेत्र कौन था? संथाल परगना। नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ देव, रानी सर्वेश्वरी। 1789 से 1832 के बीच जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह। 1789 से 1832 के बीच जो है तमाड़ विद्रोह हुआ था। प्रमुख क्षेत्र तमाड़ था। नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा और ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे। याद रखिएगा। विशेषताएं क्या है? तो इन सभी विद्रोहों की जो विशेषताएं थी, पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित।
इसका विशेषताएं था इन सभी विद्रोहों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1784 ईस्वी में तिलका विद्रोह होता है और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका कोल्हान, सॉरी राजमहल क्षेत्र। तिलका विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका राजमहल क्षेत्र और इसके नेतृत्व करता थे तिलका मांझी। और विशेषताएं क्या था, इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता था। इस विद्रोह का जो विशेषता था आदि विद्रोह इसे कहा जाता था। 1820 से 21 के बीच वो विद्रोह हुआ। क्षेत्र था कोल्हान, नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार। 1831 से 32 के बीच कोल विद्रोह हुआ और क्षेत्र था छोटा नागपुर, खास, पलामू और सीभूम। नेतृत्वकर्ता सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुध भगत और बिंदराई मानकी। 1832 से 33 के बीच भूमिज विद्रोह हुआ और जो क्षेत्र था बड़ा भूम यानी बीरभूम और नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण। जो इसका विशेषता था, अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। 1855-56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ। क्षेत्र था संथाल परगना और नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधो, कानू, चांद और भैरव। और इसकी विशेषता, इससे संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल, जो हुल है इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। इसके बाद है 1858 से 95 के बीच सरदारी लड़ाई हुई और इसका जो क्षेत्र था छोटा नागपुर था और इसके नेतृत्वकर्ता सरदार थे। विशेषता क्या था, इससे मुल्की यानी मातृभूमि या मिल्की यानी जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। यह विद्रोह कोलों के जमीन को दूसरे लोगों के द्वारा हथिया लिए जाने का परिणाम था। इसके बाद है 1874-75 के बीच खरवार आंदोलन हुआ। क्षेत्र था संथाल परगना और नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। इसके बाद देखिए इसी समय होता है सफाहोर आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, लाल हेम्ब्रम यानी लाल बाबा। इसका जो विशेषता है इन दोनों विद्रोह का, मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी था। खरवार संथाल की एक उपजाति है। जो खरवार है ये संथाल की एक उपजाति है जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने और अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर दिया जाता था। मद निषेध, नाच गान और इन सभी पर जो है प्रतिबंध आदि था। यह आंदोलन खरवार आंदोलन की ही एक जो है उपधारा थी और चारित्रिक शुद्धता पर यह बल देता था। तो इसकी विशेषताएं हैं इन दोनों आंदोलनों की। इसके बाद 1899 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह हुआ। क्षेत्र था दक्षिणी रांची। इसका जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1914 से 1919 के बीच ताना भगत आंदोलन हुआ, ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत, सिद्धू भगत और अन्य। 1931 में हरि बाबा आंदोलन हुआ। क्षेत्र था सीभूम और नेतृत्वकर्ता दुका हो यानी हरि बाबा। तो इन सभी विद्रोहों को जो है एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते ही हैं। देखिए कोल विद्रोह जो है यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तत्कालीन जो कारण बना, सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार था। दिकुओं के द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण जो है सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का जो है बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया और अंततः क्या हुआ, एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए जो है भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 13 का प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास, पलामू और खड़गबिहा, रामगढ़, कोरुंडा को
पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल व मतलब ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी जो है गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंप दी गई और इस पद पर प्रतिनियुक्ति प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी और आगे जनसाधारण में किसुन साहेब के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुए। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में क्या किया गया, 1837 ईस्वी में इस क्षेत्र में कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया विल्किंसन रूल। इसके बाद संथाल विद्रोह। देखिए संथाल जो विद्रोह है, इस विद्रोह के मुख्य जो कारण थे जमींदारों के द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों के द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस और न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और सरकार के द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच जो है रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो डिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना और अगुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। देखिए 30 जून 1855 को भोगनाडीह यानी साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सीधो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सीधो कान्हू की बहनों फूलों और झानों के रूप में जो है मिलता है। तो संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। सीधो कान्हू की जो बहनें थी जिनका नाम था फूलो और झानो, इन्होंने भाग लिया था। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से वर्धमान तक जो है हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। कौन? बरहैत। देखिए दामिन एक कोह में सीधो कान्हू, चांद और भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। याद रखिएगा, दामिन एक कोह में सीधो कान्हू, चांद और भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने और बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, डिकुओं एवं सरकारी भवनों को जो है निशाना बनाया था। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया। किसको? याद रखिएगा, मेजर बरो को, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। तो मेजर बरो को पीरपैंती के मैदान में संथालों ने क्या कर दिया? पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। किसको? कैप्टन अलेक्जेंडर को। एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद और भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सीधो को पकड़कर बरहैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और सुधार किए। एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोंडा और राजमहल 4 जिले शामिल थे। साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः जो है बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ? भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम कहते हैं, 1856 का यह समय है। यूल नियम याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में लाया गया और इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना। कार्ल मार्क्स ने
भारत की प्रथम जन क्रांति माना संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। देखिए, बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 1899-1900 ईस्वी में जो है इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। क्योंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को जो है रांची यानी वर्तमान हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आ गई है मिस्टर यहाँ उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल और बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया और 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन के द्वारा संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म और इनके अनुयायी बिरसाइत कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा यानी बिरसा मुंडा ने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए जो है प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की जो है पूजा करने पर बल दिया। 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की जो है सजा दी गई। परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियार बंद करना जो है प्रारंभ कर दिया। 25 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्रों में जो है भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर जो है हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से जो है दमन किया। 9 जनवरी वर्ष 1900 को डोंबारी से कुछ दूर सैल रैका पहाड़ी पर विद्रोहियों और अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारबेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 3 मार्च वर्ष 1900 को 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांवों के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम से पकड़ लिया गया। 1 जून वर्ष 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून वर्ष 1900 को बिरसा ने जेल में जो है अपनी अंतिम सांस ली। विद्रोह के जो कारण थे, याद रखिएगा, विद्रोह के कारण, विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम और जो विद्रोह के मुख्य उद्देश्य थे वो क्या क्या थे और विद्रोह की जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। तो विद्रोह के जो कारण थे, मुंडा खुटकटी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियों और उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस और कानून व्यवस्था से निराशा, और जो तत्कालीन कारण था वो था 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। तो विद्रोह के जो तत्कालीन कारण थे वो क्या थे? 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना, टीकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे?
तो देखिए वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुटकटी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें जो है निर्धारित करना, ये थे विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम। नेक्स्ट है ताना या ताना भगत आंदोलन। तो देखिए ताना का जो शाब्दिक अर्थ होता है तानना या खींचना होता है। ये भगत जो थे अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को जो है क्या करना, उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें ताना भगत और इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म यानी कुरुक या उरांव का मूल धर्म है, इस नाम से यह जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी भी नहीं करेंगे और कर भी नहीं देंगे। उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः क्या हुआ, आदिवासियों के द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। उसे जर्मन कैसर बाबा, याद रखिएगा, उन्हें जतरा भगत को जो है जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखु भगत, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष जो है 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। पलामू के राजा के समक्ष जो 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की, पहला था उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, दूसरा राजपद समाप्त कर दिया जाए, समानता स्थापित की जाए, सभी लोग समान हो, सभी लोग के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो समानता स्थापित की जाए, और भू राजस्व जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को जो है ठुकरा दिया, इनके मांगों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का जो है आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ तना भगत आंदोलन छेड़ पड़ने लगा और इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रखने की आवश्यकता को जो महसूस की जाने लगी, और इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का जो है पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। It seems that you accidentally clicked on a speech by one of सम्मिलित हुए। ताना भगतों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत जो है शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा। और 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को जो है 400 रुपए की भेंट दी थी। इसके बाद है 1857 का विद्रोह, तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। देखिए 3 जुलाई 1857 को पीर अली किसके नेतृत्व में, तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा के जमींदार यानी जगदीशपुर के जमींदार जो भोजपुर जिला में है, आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर जो है अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ठीक है। 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए।
चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, इसको भी कवर करते हैं। नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता था, जिससे कह सकते हैं क्या होता था इसमें, इस समझौते में किसानों को जो है अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद जो हुआ, क्या हुआ, कृत्रिम रंग जब आ गए तो नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा और इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे। बदले में क्या किया कि मुआवजे के लिए मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान जो है असमर्थ थे। ठीक है। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को क्या हुआ, गांधी जी पटना पहुंच जाते हैं। वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें यानी गांधी जी को वापस जाने को कहा, लेकिन गांधी जी ने उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की बातें की। पटना में गांधी जी मजरूल हक से जो है मिले और इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी ये मिलते हैं। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ, याद रखिएगा, गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि चंपारण जांच समिति में कौन कौन लोग शामिल थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद, धर्मीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी और एफ.जी. सलाई, जो कि ये अध्यक्ष थे चंपारण जांच समिति के, आदि लोग शामिल थे। तो याद रखिएगा कौन कौन लोग इस जांच समिति में शामिल थे, इंपॉर्टेंट है। 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का जो है शिलान्यास किया। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और इसका नेतृत्व बिहार के पटना में किसने किया था, तो हसन इमाम के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था पटना में। असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। मदरलैंड अखबार जो है किसने निकाला था, तो मजहरुल हक ने। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। और डेट को याद रखिएगा, समय को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1922 में कांग्रेस का गया में जो है अधिवेशन हुआ। तो 1922 का जो गया का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जिसको कहते हैं देशबंधु। तो गया अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास, इसे देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। किसान सभा जो है 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिन्हा। अथर्ववेद से स्थापत्य वेद आया है, जिसमें से हम लोग 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ, 1936 में। कहां पर, लखनऊ में। और देखिए बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन, बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन, लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था। समय याद रखिएगा 1937 से 1939 के बीच। नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। 1931 में पटना में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
तो पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1931 में, और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया, यानी चौकीदारी कर जो है न ही दिया जाएगा, इसके लिए राजेंद्र प्रसाद ने जो है आंदोलन चलाया था। विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जो परिणाम या बिहार में जो घटनाएं घटित हुई, जो इसका परिणाम हुआ, जो परिवर्तन हुआ बिहार में, क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर, याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में जो है रखा गया था। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति, देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में। यह प्रश्न फिलहाल ही पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें जो है शामिल हुआ।